ऑक्यूपेशनल जो हम हिंदी में कहते हैं उसे व्यवसाय कहते हैं। सो हमारा जो व्यवसाय होता है, हर एक इंसान का अलग अलग व्यवसाय होता है। वैसे ही द फोकस ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज टू एनेबल इंडिविजुअल्स विद एनी काइंड ऑफ अ डिफिकल्टी पोस्ट एन इंजरी और एन इलनेस टू गेट बैक टू लाइफ। अडल्ट रिलेटेड होता है, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए। और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो है बच्चों में, जिसे हम पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। देन अगेन कम्स अ फेज ऑफ डिनायल। यू माइट नॉट बी रेडी टू एक्सेप्ट इट कि नहीं, मेरे बच्चे के साथ नहीं है, ये ऐसा नहीं होगा। तो उसमें जो टाइम चला जाता है ना, सो द चैलेंज इज मोर देन द पेरेंट्स और द इमीडिएट फैमिली, इज द चाइल्ड व्हिच इज सफरिंग वेरी साइलेंटली इन द होल प्रोसेस। सो ये सारी एरियाज इवैल्यूएट होती हैं ये वेलनेस ओपीडीज में ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट्स। सो दोस टेस्ट्स विल आइडेंटिफाई कि आपका बच्चा क्या एज पे है, ताकि आप ये बता सको कि एरियाज ऑफ चैलेंजेस है कि ऑटिज्म इज वन ऑफ द प्राइमरी डायग्नोसिस जिसके लिए इतना ज्यादा फोकस होता है। बाकी के कंडीशंस भी होते हैं, बट दैट इज ओनली हैपनिंग इफ देयर इज अ मूवी मेड ऑन इट। कंसर्न इज कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है। देन आफ्टर दैट अदर कंसर्न्स कम, जैसे मैं जो भी कहती हूँ वो सुनता नहीं है। ज्यादातर कंसर्न स्कूल से होते हैं, जैसे स्कूल रिलेटेड होते हैं, जैसे दूसरे बच्चों के साथ बैठता नहीं है, उनके साथ खेलता नहीं है, या फिर बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता, उसको काफी बार समझता ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ। सो दीज आर द कॉमनेस्ट कंसर्न। सो व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल डेवलपमेंट, यू हैव टू मिमिक इट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक नीड्स। सो अगर क्रॉलिंग नहीं सीखा है तो क्रॉलिंग सिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्रॉलिंग नहीं कर सकते आप ये कैसे करो। एवरीथिंग इज अ कॉम्पेंसेटरी अप्रोच। स्कूल्स में टी शर्ट्स होते हैं, शर्ट्स नहीं होते तो बटन लगाने की जरूरत नहीं है। वेलक्रो शूज होते हैं तो लेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। करेक्ट। So these approaches are going to be detrimental. Hello everyone, welcome to another episode of Happier Hour. Today we have with us Dr. Namita Vadavkar. She is a pediatric occupational therapist with 19 years of experience. She holds a bachelor's and master's degree in occupational therapy from prestigious St. GS Medical College and KEM Hospital. She is a specialist in developmental disabilities and holds a fellowship degree in neurodevelopmental disabilities. She regularly conducts workshops on improving quality of care in the profession. Her special interest includes school-based therapy interventions, menstrual health and sleep interventions. She regularly conducts workshops for parents and teacher training. She runs an occupational therapy clinic, The Home OT in Dadar West, Mumbai. Welcome to the show, Dr. Namita. Thank you so much for inviting me over. Yeah, so I mean, before starting with anything, I would like to know about occupational therapy. होता क्या है ओवरऑल ऑक्यूपेशनल थेरेपी में? सो ऑक्यूपेशनल जो हम हिंदी में कहते हैं उसे व्यवसाय कहते हैं। सो हमारा जो व्यवसाय होता है, हर एक इंसान का अलग अलग व्यवसाय होता है। वैसे ही the focus of occupational therapy is to enable individuals with any kind of a difficulty post an injury or an illness to get back to life, to go back to their occupation. So that is the reason why this field actually came into existence, where they focused on getting individuals back to their work, which could be not only related to the household as well as in a formal occupation based environment. So to make it more simple, it is कि एक इंसान को पैर में इंजरी हो जाती है और वो इंसान में भी सामान उठाने का काम करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि इंजरी के बाद वो इंसान काम वापस ना करे, पर उसको काम पे जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे में स्पेशली वो ही चीज़ों पे फोकस हम करते हैं कि कितना वज़न उठाना होगा, उनकी पीठ की ताकत उतनी होगी कि नहीं। तो ये अडल्ट रिलेटेड होता है, मतलब जो बड़े लोग हैं उनके लिए। और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो है बच्चों में, जिसे हम पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। सो पीडियाट्रिक्स में काफ़ी बार बच्चों को पैदा होने से पहले भी कुछ इंजरी हो सकती है, माँ के गर्भ में, या फिर जन्म होने के बाद कोई बीमारी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिसे हम डेवलपमेंटल या न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस कहते हैं, जैसे ऑटिज्म, अटेंशन इश्यूज, लर्निंग डिसेबिलिटीज, स्पीच डिले, हियरिंग लॉस। सो इन बच्चों का ऑक्यूपेशन होता है प्ले। जब भी बच्चा पैदा होता है, प्राइमरी लर्निंग इज थ्रू प्ले। सो
pediatric occupational therapy focuses on play-based interventions for children, ताकि through the medium of play we can develop their skills such as understanding, following instructions, playing, क्योंकि हमें लगता है कि सब नेचुरली हो जाता है, लेकिन पोस्ट इंसल्ट या इंजरी टू द ब्रेन बहुत सारी चीज़ें नेचुरली नहीं डेवलप होती, और पेरेंट्स को ये देख के बहुत बुरा लगता है कि मेरा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह डेवलप क्यों नहीं हो रहा है. सो पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन. दिस इज हाउ वी एनेबल चिल्ड्रन. सो ज़रूरी नहीं है कि सबको थेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको आपके बच्चे का इवैल्यूएशन करना चाहिए, जिसे हम होलिस्टिक ओटी कहते हैं. होलिस्टिक मतलब दिस इज प्रिवेंटिव. अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कोई चैलेंज हो सकता है, या आपको पता भी नहीं होगा कि चैलेंज नहीं है, पर सिर्फ जानना है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों के हिसाब से डेवलप हो रहा है कि नहीं, तो आप एक सिंपल इवैल्यूएशन भी कर सकते हो, जस्ट टू डिसाइड एंड डिटरमिन डज माई चाइल्ड डेवलप न्यूरोटिपिकली और नॉट. हम ज्यादातर नॉर्मली ये वर्ड अभी यूज नहीं करते, क्योंकि आपका जो नॉर्मल होगा वो मेरा नॉर्मल नहीं हो सकता. सो जैसे हम माइलस्टोन्स देखते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं. जैसे आप बच्चे को अगर बुखार आता है तो डॉक्टर के पास लेके जाते हो, लेकिन बच्चे की डेवलपमेंट सही तरीके से हो रही है कि नहीं, वो भी तो देखने के लिए हमारे यहाँ पे वेलनेस क्लिनिक्स होते हैं. वेलनेस बेबी, जैसे हम हमारे वेलनेस के लिए स्पाज में जाते हैं to ensure that we do not have any injury. So there is also an aspect of OT which talks about prevention, just as we say prevention is better than cure. Interesting. And you know, आपने mention किया जैसे brain injury जब होती है अगर बच्चों में, या फिर you know developmental delays हैं, in that case OT को refer किया जाता है, and you know then आगे कब procedure किया जाता है. तो अगर मतलब ब्रेन इंजरी है तो ऑफ कोर्स पता चलेगा, राइट? अगर कभी चोट लगी है या ब्रेन इंजरी है तो आई थिंक पता चलेगा, बट डेवलपमेंटल डिलेज ये कैसे पता चलेंगे कि यू नो हमारा बच्चा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं है, या उसकी डेवलपमेंट डिलेड है? सो डेवलपमेंट में दो एस्पेक्ट्स होते हैं. एक जो हम कहते हैं विजिबल चैलेंजेस, मतलब आपको दिख रहा है, जैसे बच्चा देख नहीं पाता या सुन नहीं पाता, वो आपको तुरंत समझ में आ सकता है जब आपको लगे कि मैंने इस इंसान को देखा और उसमें कुछ फिजिकल चेंजेस हैं. लेकिन अभी अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो आप देख के नहीं बता सकते कि वो सुन नहीं पा रहा है, वो टेस्ट करेंगे तो ही पता चलेगा. जैसे बच्चा चल नहीं पाता, वो आपको दिखता है, या उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, जैसे एक हाथ नहीं हो या पैर नहीं हो, डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से, तो ये फिजिकल चैलेंजेस दिखते हैं. लेकिन जो न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं वो काफी बार दिखते नहीं. जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और माइलस्टोन्स एज के हिसाब से नहीं अचीव होते, जैसे 1 साल पे आमतौर पे बच्चे चलने लगते हैं, तो आप समझ जाते हो कि ये अगर बच्चा चल रहा है तो उसका डेवलपमेंट मोर और लेस एज के हिसाब से हो रहा है. लेकिन 15 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया और बच्चा चल नहीं रहा है, तभी आपको रियलाइज होता है कि बच्चा चल नहीं पा रहा है. तो ये डिले फिजिकली दिखता है. जैसे स्पीच, बच्चा बोल नहीं रहा है, 1 साल के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ये दिख नहीं रहा है. लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है, जिसे हम इनविजिबल चैलेंजेस कहते हैं. जैसे एकेडमिक इश्यूज होंगे, बच्चा ध्यान नहीं दे पाता. ये बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, ये चीज़ें समझ में धीरे धीरे आने लगती हैं. तो हम जब ये इवैल्यूएशन या टेस्टिंग करते हैं बच्चों का, तो पूरे जो लर्निंग का जो आपका एनवायरनमेंट है, वो पूरे एनवायरनमेंट का टेस्टिंग होता है. तो इसके लिए हम वेलनेस क्लिनिक्स में जाएंगे. तो वेलनेस क्लिनिक्स का एडवांटेज ये होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद हर 3 महीने में आपको टेस्टिंग के लिए जाना पड़ता है कि उसके माइलस्टोन्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं. तो 1 साल के बाद आपको पता है कि आपके बच्चे को कोई भी डिले नहीं है कहीं पे. लेकिन काफ़ी बार ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती. तो हमारे यहाँ पे तकलीफ काफ़ी बार ऐसी है कि प्रॉब्लम हो जाने के बाद टेस्टिंग किया जाता है. ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप प्रॉब्लम ना हो उसके लिए टेस्टिंग करेंगे, जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, तो जितना जल्दी आप इंटरवीन करोगे उतनी ज्यादा बच्चे की जो स्किल लेवल है वो इम्प्रूव होगी. तो इसके लिए हम मेजर फोकस आइडेंटिफाई अर्ली पे कर रहे हैं, ताकि पेरेंट्स को एजुकेट करके हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जितने जल्दी डॉक्टर के पास जाओगे, क्योंकि काफी बार ये स्टिग्मा होता है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हो सकती, ये मेरे ही बच्चे के साथ क्यों हुआ. करेक्ट.
अभी जरूरी नहीं है कि ये चीजें हमारे हाथ में हैं. काफी बार एनवायरनमेंट की वजह से भी काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, और ऐसा भी होता है कि बच्चों को करेक्ट स्टिमुलेशन नहीं मिला है, उसकी वजह से भी these problems can come up. So we need to look for the challenges or the difficulties which are not seen. And as parents आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि my child cannot do this. आपको internally पता है, but you will not maybe express it verbally to people. So we don't really know unless we are asking someone else to tell it to us. And then again comes a phase of denial. You might not be ready to accept it. कि नहीं, मेरे बच्चे के साथ नहीं है ये, ऐसा नहीं होगा. तो उसमें जो टाइम चला जाता है ना, so the challenge is more than the parents or the immediate family. It's the child which is suffering very silently in the whole process. So that is something which we want to change. And you know, जैसे आपने mention किया कि wellness centers होते हैं, so wellness centers or child guidance clinics, are they same or? So primarily they both focus on the same goal. So हम जब भी wellness, so in most of the cities we have wellness baby OPDs. Okay. Even government hospitals in Mumbai also have the wellness baby OPDs, which are always filled with children because it is mandatory. The Mumbai Municipal Corporation, the BMC, what we know as, has made it mandatory that all those who enroll in BMC hospitals have to come in for the wellness baby OPDs after your baby is born. Okay. And the reason for that is they want to ensure that the children get screened as early as possible. But we do have a lot of other issues. There are working parents, people who cannot make it on the days when the OPD is there. So many times we have services, लेकिन उनका utilization नहीं हो रहा है. Whereas child guidance clinics are for a slightly older age group, maybe 3 years and above, which are also functional at many places in Mumbai. So it is not that we don't have facilities. We have extremely good facilities in the city. We have good doctors. There are good screening patterns which are available. Tests be available. The only thing is you have to go and do the testing. So if you do not want to go to a government hospital because of they have time constraints. It's not like you can go in the evenings and all, because there are working hours. So you can also enroll in for a private clinic visit also. So the earlier you do, the better. So the major focus is on screening, so that you ensure that you pick up the challenges as early as possible. It is like cancer testing. It is all available everywhere, but we do not want to go because there is a fear. So we also have support groups for parents, so that they have that support as and when it is needed, that it is all right to go and get tested. And unless you do it, you cannot tell others. So not as a therapist also, but I also test which is actually not correct always, but I do test my own daughter to check what are the milestones, at what age has she achieved, which are the areas of challenges. Even today, what are the academic concerns she might face. So you have to be very critical. अगर आप ही खुद डिनाइल में रहोगे तो आप नहीं बता सकते दूसरों को कि क्या करना चाहिए. Interesting. And you know, you mentioned about कि wellness centers में typically every 3-6 months screening होती है. तो किस चीज की स्क्रीनिंग होती है और क्या प्रोसेस है स्क्रीनिंग का? सो स्क्रीनिंग के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो मेजर एरियाज होते हैं ग्रॉस मोटर, मतलब जो लार्ज मसल्स होते हैं बॉडी के, जो रिक्वायर्ड होते हैं बच्चों के बैठने के लिए, खड़े रहने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए एंड सो ऑन. सो वो स्किल्स क्या एज पे डेवलप होनी चाहिए. फिर हाथों की मूवमेंट्स, जैसे बच्चा हाथ में चीजें पकड़ता है कि नहीं, कैसे पकड़ रहा है, ताकत है कि नहीं हाथों के मसल्स, फिंगर के मसल्स में. फिर इमोशनल स्किल्स होते हैं कि बच्चा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, किसी फैमिली मेंबर को देख के बच्चा हंसता है कि नहीं, बच्चे को घर के लोग और बाहर के लोगों में डिफरेंस समझ में आता है कि नहीं, बच्चा आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है कि नहीं. और ये बहुत सारी चीजें 1 साल में हो जाती हैं. सो अगर आप देखेंगे कि जिन बच्चों को चैलेंजेस होंगे उन सब में कहीं ना कहीं ये जो एरियाज हैं, जिसे हम मेजर एरियाज होती हैं, उनको हम ग्रॉस मोटर कहते हैं, फाइन मोटर कहते हैं, कॉग्निटिव कहते हैं. कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द ब्रेन, कि ब्रेन फंक्शनिंग कैसे हो रहा है, बच्चा आई कॉन्टैक्ट देता है कि नहीं, आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, आप जो एक्शंस कॉपी करते हो वो कॉपी कर रहा है कि नहीं. और अगर आप नोटिस करोगे कि ये चीजें कंसिस्टेंटली नहीं हो रही हैं,
तो देन देर इज अ रेड फ्लैग. रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कि समथिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार अगर ये चैलेंजेस आए, ये रेड फ्लैग्स दिखें, तो आगे जाकर भी कुछ तकलीफ होगी. नॉट नेसेसरी. काफी बार ऐसा होता है कि देयर माइट बी अ रेड फ्लैग बट इट गेट्स रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इंटरवीन करोगे. सो ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल इमोशनल स्किल्स, परसेप्शन. परसेप्शन का मीनिंग होता है कि आपके आजू बाजू में आप कैसे समझ रहे हो कि ये मेरी माँ है, ये एक बॉल है, उसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है. अगर मैं मेरी माँ की तरफ देख रही हूँ तो मैं बॉल को तुरंत नहीं देखूंगी. सो ये सारी एरियाज इवेल्युएट होती हैं ये वेलनेस ओपीडीज में ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट्स. सो दोज टेस्ट्स विल आइडेंटिफाई कि आपका बच्चा क्या एज पे है, ताकि आप ये बता सको कि एरियाज ऑफ चैलेंजेस है कि नहीं. सो उसके हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं कि बच्चे को इंटरवेंशन की ज़रूरत है या सिर्फ फॉलोअप पे रखना है. ये बहुत ज़रूरी है. तो अगर 1 साल के बाद, अभी जब बहुत पेरेंट्स लेट आते हैं, सो लेट का मीनिंग कैसे होता है कि 1 साल चला गया है, उसके बाद 2 साल, फिर 3 साल. और काफ़ी बार प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को लगता है कि बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा. अभी कोई बीमारी तो है नहीं ठीक होने के लिए, जैसे सर्दी खांसी तो है नहीं. दिस इज अ डेवलपमेंटल कंडीशन. सो प्रॉब्लम ये होता है कि जब पेरेंट्स कहते हैं कि हम बाद में आएंगे, इट इज ओके, सो व्हाट, तब तक ब्रेन का फंक्शनिंग ऑलरेडी चेंज हो चुका है. जैसे ब्रेन में वायरिंग जो होता है, जैसे हम न्यूरोनल कनेक्शंस कहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं. इसके लिए हम कहते हैं कि जितने बच्चे छोटे हों उनको जितना आप उनसे बात करो, उनसे खेलो, उतनी उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छी होगी. दिस इज व्हाट वी मीन. सो टिल 3 years of age the brain is doubling in terms of the connections. So ये पॉजिटिव कनेक्शंस आपको डेवलप करने हैं. सो यू हैव टू रीड आउट टू योर चाइल्ड. आप स्टोरी सुना सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट इट एज यंग एज 2 months of age. Why? Because by the time the baby has kind of settled in the outer world, जो there is a world beyond the womb, तो 2 महीने तो कम से कम लगते हैं बच्चे को भी और उसकी फैमिली को एडजस्ट होने में टू द आउटर एनवायरनमेंट. सो आफ्टर 2 to 2.5 months of age, रीडिंग आउट स्टोरीज, टॉकिंग टू योर बेबी. आप बच्चे को आपके श्लोक या आपके चैंट्स जो भी होते हैं वो भी सुना सकते हैं. जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा बच्चे के आसपास, उतने ज्यादा न्यूरोनल कलेक्शंस डेवलप होते हैं. सो दैट हेल्प्स विद ब्रेन डेवलपमेंट. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन इन बेबीज, ताकि आपके बच्चे को समझने में आसानी हो. सो दिस इज क्रिएटिंग अ बेबी विच इज हैप्पी, बिकॉज जितने अच्छे इमोशंस होंगे, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि माँ हमेशा खुश रहनी चाहिए उसकी प्रेगनेंसी में. तो हर चीज के पीछे एक साइंस है. देयर इज नथिंग सिंपली टोल्ड. आपको पूरा स्केड्यूल किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए, माँ अपना अगर पूरा ध्यान रखेगी तो उसका बेबी पे कैसे इम्पैक्ट होता है, फैमिली का कैसे इम्पैक्ट होता है बेबी पे. सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द बेबी. सो द फर्स्ट ईयर ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी क्रूशियल. तो अगर कहीं पे भी चैलेंजेस होते हैं, they will get reflected in the later years. So the aim is to reduce those challenges by early identification. So आप जैसे कह रहे थे कि जो ब्रेन है चाइल्ड का वो डेवलप होता है वूम में भी, तो क्या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ रोल होता है? So pregnancy में the major focus is on preventive health. How to ensure that you do not indulge in practices which might harm the baby. So the most important aspect is which medical practitioners भी बताते हैं, लेकिन the major focus is on having a holistic routine. So how to ensure कि आपके जो regular activities हैं वो कितने properly या energy conserve करके करें. जैसे आगे झुकना, forward bending is definitely not advisable. You have to bend सीधे through your back only, back straight रख के और नीज से बेंड करके. आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि you do not do any untoward movements, but at the same time you have to practice regular exercise so that you don't have any stiffness or rigidity. The major focus of occupational therapy in pregnancy is to ensure that the mothers
maternal as in the mental health is not compromised. क्योंकि जो मॉम होने वाली मॉम की जो मेंटल हेल्थ होती है, अगर स्ट्रेसफुल रहेगी तो द स्ट्रेस विल डायरेक्टली गो टू द बेबी and that will be evident once the baby is born. So that is why focusing on proper nutrition, having a good sleep. So many a times occupational therapists also advise pregnant mothers कि आपको आपकी sleep को optimize कैसे करना है, ताकि 7 to 8 hours minimum sleep होनी चाहिए, even if you are pregnant. Things what you need to read, आपको कौन सी books पढ़नी चाहिए as a mom, especially about child development. And it is very important for couples also. So it's not just the mother alone. It is the father's mental health which is also important because everything changes post the baby. So हमेशा हमारी सोसाइटी में सिर्फ मदर पे ही फोकस होता है. The father is never taken into consideration. And why is that? Because fathers have never been associated with that parental instinct. Parents are there. Parents always is mother and father. Lekin with a child, it is always the mother who is circled as a primary person. So that is not the case. Fathers are also equally involved. So you have a lot of fathers who will be actually at the birth, present at the birth of the child, because they need to understand what exactly happened. Because there's a complete disconnect. अगर आप पहले से ही वो disconnect maintain करके रखेंगे, तो how do you expect the children to be close to their fathers? So in OT we majorly focus on couples as a whole, and they need to be educated. उनको पता होना चाहिए कि आपका जो बच्चा आने वाला है, what are the expectations? So how will the development of the baby be? What are the things which you need to focus on? So if you have any habits such as smoking, drinking, that has to go away. You also need to maintain a proper lifestyle in terms of after the baby is going to be coming. तो ये सब इन्फॉर्मेशन पहले से देनी चाहिए कि व्हाट इज द स्टिमुलेशन व्हिच यू नीड टू प्रोवाइड टू द बेबी. इवन सिंपल थिंग्स लाइक बच्चे के लिए किस तरह के कपड़े चूज करने चाहिए, what kind of toys should you get for the baby. So we do a lot of training for parents कि ये चीजें जरूरी हैं. If you buy wooden toys it will be better because they are long lasting, and do not buy plastic toys. कॉटन के कपड़े आप खरीदिएगा. Do not buy clothes which are synthetic materials, and there is a scientific basis for everything. So the major role of OT in maternal as well as paternal health is a holistic preventive approach. And you know, आज जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो किस स्टेज पे आते हैं? So today if I see, they are coming at a very early age, no doubt about it. कभी कभी 2.5 साल 3 साल, which is for me early because there is still a lot to do. लेकिन there is a age group which is जिसे हम watershed area कहते हैं. Watershed का मतलब होता है, watershed area is actually in the hand. So in medical science ये जो part होता है fingers का, that is actually a place where you can't really do a lot. So there is a very funny thing. If you want to really know somebody's real age, look at their hands. That is the real age, because there you cannot do a lot of interventions to change things. Same way, there is an age group of children who are 4.5 to 6. That is a transitional age. तो बच्चा आपके पास 5 years का जब भी आता है ना, that child is between preschool and primary school. So they are at that cliff. क्योंकि 6 years में आपको कूदना ही है in grade 1. That is where the challenge comes, क्योंकि concerns वहाँ आएंगे. Most of the times concerns come from schools कि बच्चे को स्कूल में ये दिक्कत है, बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं रहा है. So आजकल प्री स्कूल्स भी बहुत विजिलेंट हो गए हैं. They will ask for testing, they will ask parents to consult professionals. That awareness has really come up because a lot of training goes in preschool. So preschools को exactly मालूम है कि ये बच्चे के साथ क्या difficulties हैं. काफी बार पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, लेकिन उनको पता है क्योंकि they know the burden of care. And I mean the burden is because there is a burden. Now what do you mean by burden? It is not just a physical burden. बच्चा अगर challenges है स्कूल में, so it is not a burden in terms of the child coming to school, but there's an emotional burden on the teacher. In what aspect? How do I cater to the needs of this child? And with inclusive education, we want all children to be a part of the same system. But we should also remember, we cannot tell the school to do everything. We have to have a responsibility as parents, as educationists,
कि हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्कूल के साथ, हमारा रोल क्या है. सो वी नीड पेरेंट एजुकेशन. इफ वी हैव अ चाइल्ड विद स्पेसिफिक चैलेंजेस, वी नीड टू एजुकेट एवरीबडी अदर देन द पेरेंट एंड द चाइल्ड, क्योंकि उनको तो पता ही है क्या तकलीफें हैं, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता है जो उनके आसपास है. So that is something which we need to focus on. So this is the age what really needs to be challenged. So there are two ages. One is the age when it is 2.5, क्योंकि school admissions होता है. क्योंकि I'll be frank with you, हम in our country it's all related to schools. School क्या चाहता है? It is not about the child. What does my child want? But yes, we do have a lot of changes happening in the education system, because now you have schools which cater to child's way of learning. So we do have a lot of schools here because there's a lot of open-ended, innovative school learning also happening. हाँ, but I think that is obvious as well, right? I mean, जब बच्चा स्कूल जाता है तब पता भी चलने लगेगा कि उससे पहले घर पे तो सिर्फ नॉर्मल प्ले कर रहा है या जो भी नॉर्मल रूटीन है वही चल रहा है, बट वंस द किड गोज टू स्कूल वहाँ पे दे आर विद अदर किड्स. Correct. Then it's like, अच्छा इस So बच्चा में जी, so this is a comparative unit. आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ देख रहे हो, and that is the challenge which we always face, because most of the parents will say one simple thing कि मेरा बच्चा वो चीजें नहीं कर रहा है जो दूसरे बच्चे करते हैं. पर आपको ये भी तो समझना चाहिए कि आपका बच्चा कौन सी चीजें कर रहा है. So there is always a focus on what they cannot do, but never a focus on what they can do. Parents कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा कर रहा है, but that is only when they want to talk about defending the child. I'm not saying that you should not defend the child, but at the same time you have to be critical कि 6 महीने पहले मेरा बच्चा क्या कर सकता था और 6 महीने के बाद बच्चा क्या कर रहा है. So it's always a comparison of maybe last year to this year. And we always put our child into that comparative mode, and that is where the stressful situation starts. Not for the child, it is for the parent first. Then it gets transmitted to the child. And nobody is going to be like super perfect. Even we all do that. But at the end of the day, you need to know where to draw the line. That is something which is important. Yeah. And you mentioned about interventions, that once the child comes, you see there are delays, then there are interventions, right? So intervention exactly क्या होता है, क्या methods, and is it like children coming up with different kind of things, they have different interventions, like if someone is coming for autism, someone is coming. So most of the times now autism is the commonest condition which is seen in terms of neurodevelopmental difficulties, but it is a umbrella term. जैसे no two children with autism will have the same presenting concerns. काफी बार the presenting feature of autism may not be all the components of autism alone. They can be speech delay also. So most children with autism mainly come because they cannot speak. The second में it could be eye contact. बच्चा eye contact नहीं दे रहा है, not responding to name. काफी बार ऐसा होता है कि एक जगह पे बैठता नहीं है. So the parent is confused कि exactly हो क्या है. Until unless आप specialist के पास जाएं. Attention issues भी common है बच्चों में कि बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, लेकिन अभी तकलीफ ये हो रही है कि काफी बार ओवर डायग्नोसिस भी हो जाते हैं. सो आइडियली बच्चों को एक जगह पे बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एक जगह पे बैठेंगे तो सीखेंगे कैसे. दे नीड टू मूव अराउंड. सो इट इज नॉट लाइक वी आर मेकिंग देम सिट एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड देन वी से दैट दे हैव टू गेट अप एंड मूव नाउ. आप एक ही जगह पे क्यों बैठे हो? So it is like a cycle which is going on, but it is going nowhere. And the reason for that is that we are not understanding that what are the requirements at what age. Now, to give you a simple example, we don't really expect children to sit in the seat for more than say 30 minutes unless they're in grade 1, because that is where the hours increase, school hours. Otherwise, a normal play school will be like 2 hours, maybe 3 and 4 hours. वो भी टेपर इंक्रीज हो जाता है टाइम. बच्चा प्ले स्कूल में जाता है तो 1 घंटा पहले होगा, फिर 2 घंटा होगा. उसमें भी मूवमेंट एक्टिविटीज होती हैं. बच्चे घूमते हैं, दे प्ले, दे मे बी हैव आउटडोर फील्ड विजिट्स होंगी. सो इट इज अ सिट डाउन टाइम इज वेरी लेस देखा जाए तो. लेकिन 2.5 साल का बच्चा एक जगह पे बैठ नहीं रहा है तो काफी बार कहा जाता है कि उसको ADHD है. सो
that is something which is really not advocated, because when the diagnosis was focused on, the aim was to identify children who actually had that problem. अभी एक बच्चा अगर बोलता ही नहीं है तो जरूरी नहीं है कि वो 3 सेंटेंसेस बोलेगा, क्योंकि ही कैन नॉट स्पीक ओनली. काफी बार बच्चों को सुनाई भी नहीं देता होगा. एंड इट इज मैंडेटरी दैट ऑल चिल्ड्रन शुड बी स्क्रीन्ड फॉर विजन एंड हियरिंग, which is never done at most of the places. Hospitals में होता है क्योंकि it is government protocol, इसलिए it has to be followed. However, we have not seen consistently in private practice. कहा होगा कि आपको विजन टेस्ट करना है तो 6 महीने 8 महीने में कभी किया होगा, हियरिंग टेस्ट किया होगा, लेकिन before you arrive at all these diagnoses, you have to do the previous tests, जैसे कि हियरिंग, विजन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा सुन ही नहीं सकता तो वो कैसे बोलेगा. करेक्ट. सो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स किए हैं, इसकी वजह से पेरेंट्स अभी अवेयर हो रहे हैं. ऑटिज्म इज वन ऑफ द प्राइमरी डायग्नोसिस जिसके लिए इतना ज्यादा फोकस होता है. बाकी के कंडीशंस भी होते हैं, बट दैट इज ओनली हैपनिंग इफ देयर इज अ मूवी मेड ऑन इट. अदरवाइज पीपल डोंट रियली बॉदर, बिकॉज the impact of movies is tremendous in our country, no doubt about it. But at the same time, you cannot have a phase where only the children with learning disabilities get focused on, or only autism gets focused on, or only ADHD gets focused on. That's not the case. Medical science does not discriminate कि सिर्फ इतने ही individuals को करना है. So answering your question is that what therapies are to be done. काफी बार तो professionals को भी पता नहीं होता है कि what is the diagnosis. So that is why it is good if you are a good clinician. जैसे एक practicing doctor वो होता है जो अच्छी तरीके से समझे कि तकलीफें अभी क्या हैं. So the focus is, you may say that the child could be at risk for this. So at least that saves the, क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि एक लेबल लिखा होगा बच्चे के फाइल में and that goes on lifelong. And the parents always struggle कि ये challenge हम कैसे overcome करें. So in my clinical practice, I've seen a lot of times that children do get misdiagnosed, and that is why parents fear going to doctors. That is not the case. आप डॉक्टर के पास जो आप बताओगे वही डॉक्टर समझेंगे, because you also need to consider that the number of children having problems is 5 times the number of medical professionals. So you need to be very clear with your doctor कि exactly concerns क्या है. So जब भी बच्चों को speech concerns होंगे, yes, speech therapy is advised. Attention issues होते हैं तो you need to meet an occupational therapist. Handwriting issues होते हैं, behavior issues होते हैं, या फिर learning issues होते हैं तो special education services जो academic related skills के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उसके हिसाब से इवन प्रोफेशनल किस प्रोफेशनल को रेफर करना है ये भी आपको डॉक्टर्स बताएंगे. सो पेरेंट्स को ये भी समझना चाहिए कि जो बताया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और रिजल्ट दिखने के लिए भी टाइम होता है. सो विद ऑटिज्म इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक सडनली द चेंजेस हैपन, एंड दैट इज द सेम विद ऑल द कंडीशंस कि मिनिमम 3 to 6 months तो जाते ही हैं फॉर द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्ड, एंड फॉर यू एज अ पेरेंट टू सी रिजल्ट्स. So if a child has physical issues, जैसे चलने में तक problems आ रहे हैं, तो you refer to a physiotherapist. So after that, it is also important to consider कि lifelong therapies नहीं चलती. There is a limit. So you need to have a goal-oriented intervention, क्योंकि these therapies are not cheap. Correct. They come at a good cost. So parents are going to weigh how much is it taking the, how much financial burden am I being subjected to. It's very easy to be on the other side of the table and talk about it, but if you are a parent who has to regularly pay that amount, which is quite a lot, it becomes very challenging. So that is why the attrition rate कि आज हमने maybe 3 months किया और फिर छोड़ दिया, तो वो challenges होते हैं. तो this therapy related जो denial है कि हमने थोड़े टाइम किया और फिर हमने छोड़ दिया. Let's not blame the parents, because they are sailing in a different boat which we can't even imagine. So we need to ensure that there is a good compliance on part of the parents as well, and that is why the therapies have changed and evolved. So we cannot recommend clients 3 therapies. आप ये 3 चीजें करो. It's not going to happen, at least in today's times, because parents
have a lot of expectations. The child is going to school, there will be tuitions, there will be classes, and there are, so prioritizing is a big problem what we face. And that is going to continue for the next few years, definitely. And you know, while we were discussing this, one thought that came to my mind is, when we were kids, तब तो इतना सारे issues नहीं थे, and अब suddenly, you know, ADHD है and ये है वो है. So is it like really the issues are more, or is it like more diagnosis is happening, more awareness is there? So, of course, these problems were also there that time. When I was in school, I have seen children around me with concerns. प्रॉब्लम ये था कि इतने सर्विसेज और इतने प्रोफेशनल्स तो डेफिनेटली नहीं थे एज कम्पेयर टू टुडे. सेकंड, ऑफ कोर्स, अवेयरनेस इज देयर, बट यू आल्सो नीड टू रियलाइज दैट व्हाट वाज द लाइफस्टाइल 20-30 years back. There wasn't a change in the environment as we experience it. The level of pollution, the level of exposure to radiations, exposure to chemicals, it's multifold. आपकी लाइफस्टाइल जैसे बदलती है, so everything impacts the quality of the sperms as well as the eggs. Gynecologists with a better, they have a more better understanding when they talk about these concepts, that the health of the mother or the woman who chooses, or the man who chooses to be a father, you need to look at preventive health as well, as I mentioned. So are you ready to be a parent in the first place? What is the age of the parent? What are the job expectations of the parent? How stressful is their job? Is there any exposure to radiation? बहुत सारी चीजें matter करती हैं when it comes to these depths, because most of the times we're not still able to identify. This is not a chromosome or a genetics related condition where there is a clear, precise identification. So multiple theories have said, some said it is stress, some said it could be genetic, but we can't really pinpoint what could be the. But one of the commonest factors which is always precipitating is stress. So it could be stress before birth, it could be at birth or after birth also. We do not know. जैसे physical जो challenges होते हैं, for example, something called as a medical condition which is cerebral palsy, तो जिसमें there is lack of oxygen, which could be before birth, during or after birth, or it could be any injury also. So उसकी वजह से बॉडी चेंजेस होते हैं, जैसे बॉडी का हैंड और लेग्स का मसल टोन चेंज होता है, जिसकी वजह से टाइटनेस होता है, तो ये बच्चों को चलने में या दिक्कत होगी या बैठने में हो सकती है. So these can be pinpointed, but with autism and ADHD we don't really know. Even with learning disabilities we don't really know how the neuronal connections are developing, and research is still a long way in terms of, although it is quite exhaustive, however we cannot pinpoint. Maybe some of the areas which you can say that a lot of children with autism have gut issues, so focus on gut health. लेकिन ये isolated concerns हैं, ये हर एक सिस्टम पे फोकस करता है. जैसे यू आर वर्किंग ओनली ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, दैट इज गट इश्यूज, सो चेंज द डाइट एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वी कैन नॉट से कि ये एक ही रीजन हो सकता है. The reason why we are seeing an increase in these conditions is because, one, of course, they get identified very early. Number of children being born are much more as compared to earlier. Medical science has advanced to a level where people can have children at a much older age now. Initially, it wasn't possible. So there is a very common incidence that you will have, as World Health Organization and many other organizations put autism as, 1 in every 26 children can have autism or may have autism. So the research mentions that there is going to be an increased incidence of these conditions. However, the underlying cause is still not determined. However, lifestyle changes do predispose. But as a medical professional, I firmly believe that any kind of internal damage to the brain's functioning system can change the wiring of the connections, which also impact, because if the MRI changes, that is the investigative changes in children with specific conditions, the like autism or ADHD, it is also observed that there are changes in some parts of their brain. So this is not something which is abnormal. It is a different functioning pattern.
So now there are also people who are medical professionals who are saying that you should remove autism from a neurodevelopmental challenge because this is a different functioning. It is not a medical concern per se. So that will actually give you a basic understanding much later when things really are generalized for everyone. However, the aim should be on prevention, which I still feel, and that is not really taken much into consideration. सो यू नो आज की डेट में जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं तो सबसे ज्यादा कौन से डिलेज प्रोमिनेंट होते हैं, किस डिलेज को लेकर आते हैं वो? सो एक तो कॉमन डिले होता है कि मेनी ऑफ देम व्हेन दे कम टू द ओटीज उनको ऐसा लगता है कि स्पीच इश्यूज भी ओटीज ही देख लेंगे. सो लेट मी क्लैरिफाई ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वुड help with the skills which are needed for speech, like attention, instruction following. But the job of a speech therapist is to work with the speech related skills. And काफी बार ऐसा होता है कि देयर इज अ परसेप्शन क्रिएटेड कि ओटी ही कब सब कुछ कर लेगा. तो काफी बार पेरेंट्स मुझे ऐसे कहते हैं आप स्पीच थेरेपी कर लोगे क्या? वेल, विच प्रोफेशनल डज व्हाट, ये पेरेंट को एजुकेट करना हमारा काम है. सो द मोस्ट कॉमनेस्ट कंसर्न इज कि मेरा बच्चा बोल नहीं रहा है. देन आफ्टर दैट अदर कंसर्न्स कम, जैसे मैं जो भी कहती हूँ वो सुनता नहीं है. ज्यादातर कंसर्न स्कूल से होते हैं, जैसे स्कूल रिलेटेड होते हैं, जैसे दूसरे बच्चों के साथ बैठता नहीं है, उनके साथ खेलता नहीं है, या फिर बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता, उसको काफी बार समझता ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ. सो दीज आर द कॉमनेस्ट कंसर्न व्हाट वी सी. नाउ एज अ पेरेंट आप कैसे समझ रहे हो कंसर्न्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि आप बच्चे के साथ कितने इन्वॉल्व हो. इन्वॉल्व का मतलब ये है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स है. तो कुछ पेरेंट्स स्पेसिफिकली कहेंगे कि मैम लिखते समय ना बहुत टाइम लेता है, दूसरे बच्चों के साथ उसको खेलना नहीं है, उसको अकेले खेलना है. सो दे विल हाईलाइट व्हाट ही डज व्हिच इज नॉट एज अप्रोप्रिएट. दैट इज व्हाट आई कॉल्ड अ विजिलेंट पेरेंट. सो दीज आर द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स. एंड ऑफ कोर्स यू हैव अदर कंसर्न्स लाइक बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है. एंड अनदर प्रॉब्लम ऑफ कोर्स व्हिच इज कॉमनली सीन इज not being able to sleep well. Children in Mumbai city are not sleeping early, and it is a major concern क्योंकि most of the schools are morning schools. So अगर बच्चे बराबर सोएंगे ही नहीं, so what is the product which is going in the school? आधे से ज़्यादा बच्चे स्कूल बस में सो जाते हैं. And lifestyles is that बच्चे late dinner लेते हैं, late सोते हैं because parents late सोते हैं. So if you want to improve the quality of sleep, then you have to start with the parents and not with the child. So having an early dinner. Most of the times with the kind of work environments what we have, parents late आते हैं घर पे. So बच्चे भी late सोते हैं, but that is not what it is meant to be. And that is the reason why there was actually a concern, कि school का timing आप late करो. But that is not the solution. In India, the normal body clock should shut down by 10 p.m. If you look at other countries, हम दूसरे countries का काफी example देते हैं. So अगर आप, because Indians travel so much globally, you should know that people in other countries are off to bed by 9. Shops shut down at 7 and 8. यहाँ पे तो 7 and 8 को shops चालू होते हैं. So this is a lifestyle change which has occurred, and it was not there in India earlier. So if you go back to our ancestral time, आप देखोगे कि there were specific moments. तभी घड़ी की जरूरत नहीं होती थी. So आपको पता था कि अभी सनसेट हुआ है, मतलब 6-6:30 बजे होंगे. दिस इज द बॉडी क्लॉक. फिर 7 बजे दिए जलते थे व्हेन यूज्ड टू से योर प्रेयर्स. फिर 8 या 9 बजे डिनर होता था विद फैमिली. टेलीविजन इतना नहीं होता था. फिर जैसे बच्चे बड़े होते गए तो टेलीविजन देख के खाना खाना होता था. बाय 10:30 और मैक्स 11 एवरीबॉडी वुड बी ऑफ टू बेड सो दैट चिल्ड्रन वोक अप अर्ली. सो तभी इश्यूज नहीं थे. सो वी डू नॉट want to put it on the environment alone. It is our lifestyle which needs to change. So you need to go to sleep early. That is a major problem what we're seeing. And most of the times eating habits बच्चों के. What I would also like to say is bottle feeding is a major contributor to multifold problems. Speech delay bottle feeding की वजह से होता है. तो अब आप ये सोचोगे कि bottle feeding तो 1 साल तक होना चाहिए. पर अनफॉर्चुनेटली वो नहीं स्टॉप होता. काफी बार बच्चों को 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, इट गोज एज
high as 5 years of age. I've just recently seen a child who was still bottle fed at night at 3 o'clock in the morning. 5 years of age. So what is the need for feeding at night? If the child has a proper meal, तो रात को, because undisturbed sleep is one of the primary contributors to delay in children, especially development. क्योंकि अगर बच्चे की नींद ही बराबर से नहीं हुई है तो how do you expect that the child will go to school fresh in the morning? And sleep is the only feature function in our body which cannot be replenished in terms of आज बच्चा 4 घंटे सोया तो बाकी के 6 घंटे की नींद वो कहाँ से रिकवर करेगा, क्योंकि दूसरे दिन उसके पास चांस नहीं है. दैट इज कॉल्ड ए स्लीप डेट, जिसे हम उधारी कहते हैं. पैसे की उधारी आप किसी और को पैसा वापस देके कर सकते हो, लेकिन स्लीप इज समथिंग विच यू कांट एडजस्ट, कॉम्पनसेट. 6 घंटे सो के नहीं करोगे, बिकॉज आप दूसरे दिन 6 घंटे सोए तो उस दिन की भी नींद अफेक्ट हो जाएगी. एंड आई रियली फील सैड विद द फैक्ट दैट स्कूल्स के टाइमिंग के हिसाब से पेरेंट्स अपना साइकिल बनाते हैं. मतलब एज ए थेरेपिस्ट अगर मैं कहूँ कि आपको बच्चे को एटलीस्ट 8:30-9 के बाद सुलाने की कोशिश करनी चाहिए, सो दे विल नॉट डू इट. इफ द स्कूल इज इन द मॉर्निंग, दे विल एंश्योर दैट द, सो इट इज नॉट स्कूल बेस्ड. You need to look at your child's health. That's very important. So these are the commonest concerns which we see. But unless you work on the underlying problems, जैसे बच्चा अपने हाथ से खाना नहीं खाता, बच्चा अपनी खुद की चीजें खुद नहीं करता, लेट सोना, लेट उठना, ये लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद ही आप थेरेपी इंटरवेंशन के रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो अगर आप वो बेसिक चीजों पे काम ना करो, जैसे बच्चे पानी नहीं पीते, drinking water is a very essential feature. If they don't drink water, what are they going to do? They're not hydrated. They cannot pay attention. You cannot have exposure to junk food. So now there's a new campaign which is run by the Mumbai Early Childhood Association, where they are talking about identifying, even CBSE schools are running the same campaign, कि आप sugar intake को minimize कीजिए. क्योंकि हम जब भी कहते हैं कि ये चीजें नहीं खानी चाहिए, पर बच्चों को ये नहीं बताया जाता कि क्या खाना चाहिए और क्यों. उनको उनकी सेल्फ आइडेंटिटी समझने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए ना. दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गुड फॉर देम एंड व्हाट इज नॉट, बट ऑफर देम चॉइसेस. सो मेकिंग चिल्ड्रन अवेयर बिकम्स मोर इजियर एज कंपेयर टू पेरेंट्स. दिस इज व्हाट आई फील. Interesting. And in delays के causes क्या हैं? Because if you see a lot of people say, जैसे अभी screen time बहुत बढ़ चुका है बच्चों का. So I mean, what are the reasons for all these delays? Is it like, these screens and, sugar that is being taken, or it's actually inbuilt? So I just want to ask one question. Screens have always been there. Sugar has also always been there. पर ऐसे नहीं हुआ ना कि उसकी वजह से, it is not the screen or the sugar which we need to blame. What is the disadvantage of showing screens? Yes, it does impact. So how does it impact is, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कॉन्स्टेंटली वो स्क्रीन की आदत इसलिए होती है क्योंकि स्क्रीन्स हैव अ वेरी यूनिक फीचर. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ शटर स्पीड. आप जो फ्रेम्स आती है ना स्क्रीन पे, वो इतनी फास्ट आती है, लाइक 1 2 3 4 5. सो द ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली रीवायरिंग इटसेल्फ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द स्क्रीन. पर जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस थोड़े स्लोली आएंगे. ऐसे नहीं कि आप 10 एक्सप्रेशन साथ में करोगे. सो बच्चों को वो चीज में एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत होती है. इसके लिए आपने जब इस स्क्रीन बंद किया तो बच्चा रिएक्ट करता है. अभी आपको स्क्रीन्स दिखाने ही हैं, एजुकेशनल कुछ दिखाना है, तो आई सजेस्ट कि कीप इट फॉर अ मिनिमम से 15 मिनट्स एंड इट शुड बी समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी फास्ट मूविंग. जैसे आपने कोई एनिमल वीडियो दिखाया, आपको यूट्यूब दिखाना है, सो यू कैन शो at least a video where it is shown about how an animal is moving in the environment. I do not recommend nursery rhymes, those colorful videos, because they're too overstimulatory. So screen time till 1 year of age is actually not permissible, because the infants and the babies, toddlers also do not need screens. For older children, so there are norms कि कितने टाइम तक आपको दिखानी चाहिए स्क्रीन. स्क्रीन में भी कैसे होता है, अगर आप एक जूम सेशन या वीडियो कर रहे हो या वीडियो कॉल हो रहा है फैमिली मेंबर्स के साथ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. इट इज नॉट समथिंग वेयर आपको एक
ट्यूटोरियल हो रहा है, जैसे टीचर आप सिखा रहा है बच्चे को ऑनलाइन, उसमें स्क्रीन टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि ये इंसान बात कर रहा है थ्रू मीडियम। जैसे आप Okay. न्यूज देख रहे हो, पर वो न्यूज में आप नोटिस करोगे वो बीच में जो एड्स आते हैं या फिर जो हेडर्स फुटर्स आते हैं वो डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं। इसके लिए द ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज वन। सेकेंडली शुगर्स आप बात करोगे, too much of anything is going to give you a challenge only. Now if you're looking at sugars, what kind of sugars? See, jaggery sugar is the same, there is no change. आप jaggery दे रहे हो या sugar दे रहे हो, it's the same thing. ना उसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बदला है, ना उसका कैलोरिक इंटेक बदला है। आप घर में बनाई हुई जो चीज होती है जिसमें आप थोड़ी शक्कर डालते हो, जैसे शीरा होगा या कुछ मिठाई होगी, बच्चे कितना खाएंगे खा करके? आप हर चीज एलिमिनेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एलिमिनेट शुगर्स। फ्रूट्स होते हैं, दे हैव नेचुरल शुगर, बट वी आर नॉट सेइंग कि डोंट गिव नेचुरल शुगर। सो फोकस ऑन द प्रपोर्शन इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी, आप कितना दे रहे हो। यू कैन नॉट गिव अ चाइल्ड अ बिग बोल ऑफ लीचीज, यू कैन गिव लाइक 3-4 लीचीज, सम चेरीज या जो भी देना है। कीप ऑन रोटेटिंग द फ्रूट और द फूड आइटम। What I'm strictly against is, especially when it comes to pediatric nutrition, and because I work with a pediatric nutritionist, I know exactly what we're looking at. तो उनका पर्सपेक्टिव ये होता है कि जिसमें कलर्स होते हैं, फूड कलर्स, फूड डाइज, anything which looks very bright is definitely not recommended for children. Anything which is not freshly made. So a very simple thing, आपने अगर घर पे समोसा बनाया होगा ना, it is still better then having that packaged chips are the worst, जो naturally नहीं बनता। जैसे आपने घर पे घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ जो चीजें आपने आलू लिया है, स्पाइसेस लिए हैं, उसका आउटर कवरिंग जो है उसको आप मैदे की जगह पे गेहूं का बना सकते हो। लेकिन चिप्स ये आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड है, भले पोटैटो हो, लेकिन जरूरी नहीं है वो पोटैटो एक्चुअली आपके चिप्स में आया है कि नहीं। So that is why it is not just the sweet foods which cause a challenge. Even the tomato ketchup, what you eat, is actually not tomatoes. It's only chemicals. So there are a lot of people who are creating that awareness that let children have homemade food. अगर पॉसिबल नहीं है तो बाहर भी आप ऐसी चीजें खाइए जो फ्रेशली बनाई गई हो। जैसे कॉर्न चाट होगा, वो फ्रेशली बनाया है। कॉर्न इज समथिंग व्हिच इज नेचुरली अकरिंग। जैसे भेल होगी, हाँ, पर आपको ये भी तो समझना है कि हाइजीन विल बी कॉम्प्रोमाइज, बट इट इज फ्रेशली मेड, इट इज स्टिल अ बेटर ऑप्शन रादर देन हैविंग पैकेज्ड फूड। जैसे खाकरा, इट्स अ गुड चॉइस। सो if you're talking about they contributing to the child's health, yes, they do affect children's health, but the reason being they are going to increase the level of irritability basically। क्योंकि कोई भी मीठी चीज होगी ना, इसके लिए हम हमेशा कहते हैं कुछ मीठा हो जाए, because that you feel good and you actually feel good. So if you have a dairy milk chocolate, you will feel good only, because it will release those hormones and neurotransmitters which will affect your brain functioning to make you feel it is nice. So you want to give a chocolate, yes, you can give a dark chocolate. Dairy milk का chocolate भी होता है जो simple है, उसमें food color नहीं डाला है इतना, या जो भी उनका नेचुरली अकरिंग। जैसे आपने एक चॉकलेट का पीस लिया और उसको मेल्ट करके आपने में भी एक कुकी जैसे बनाया। मैं कुकी मतलब वो आपने हाँ घर पे बनाए होंगे गेहूं के कुकीज, गुड इनफ, लेकिन आप जो बाहर के कुकीज खा रहे हो इज डेफिनेटली नॉट, बिकॉज यू डोंट नो। सो द बेस्ट ऑप्शन इज एजुकेट चिल्ड्रन कि पढ़े क्या लिखा है, ये जो बच्चा खा रहा है उसमें क्या है। क्योंकि बहुत सारी लॉबीज होती हैं जो कहती हैं दिस इज ग्लूटेन फ्री, casein free. See, we cannot make just these claims in the air. पहली बात तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है by testing कि is your child actually sensitive or intolerant to gluten, या फिर casein होगा। So casein is a protein in milk, gluten is wheat. All these years what we have been eating, we do not want to suddenly change everything. कि ये खाने से बच्चों को ये मत दो, सब शुगर निकाल दो। Sugar is needed for functioning. Sugar is a part of the mechanism of all the processes what children have. So they need some amount of sugar. इसका मतलब ये नहीं कि आप हर रोज शक्कर डालो, but naturally occurring sugars are needed, which occur in fruits, and they can also occur in other substances as well. So children need to eat a balanced diet. जैसे रोटी होगी, सब्जी होगी, दाल, चावल, सैलड या जो भी होगा आपका जो कल्चरल कॉन्सेप्ट है। So
आउटडोर ईटिंग, जैसे आप बर्थडे पार्टीज में जाओ, सो द काइंड ऑफ फूड इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इट्स समथिंग लाइक पिज्जा, पास्ता. Correct. Why are we promoting it? Because we feel, oh, this is really great. It's nothing great about it. हाँ, आपको पास्ता बनाना है, आप घर पे बना सकते हो, लोड इन विद वेजिटेबल्स. काफी बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, क्योंकि ऐसे भी होता है कि उनको पता ही ना हो from where is this vegetable coming. They don't even know the name of the vegetable. So that is why the educational system wants children to know what is farming. अगर मैं आपको पूछूं कि आपके घर पे जो धनिया आता है वो कहाँ उगता है, वो आपको पता होना चाहिए. जैसे आप ब्लैक पेपर खाते हो, where does black pepper grow? Is it a plant? Does it grow under the soil? Where is it? So you know only limited things, like there's an apple tree, तो apples trees पे होते हैं. विनयार्ड गए हो तो आपको पता है grapes कहाँ से उगते हैं. लेकिन अगर मैं पूछूं कि एक ड्राई फ्रूट है, जैसे how do you get काजू, कैश्यू नट कहाँ से आता है? A lot of children might not know, and they're very curious to know. So it's very important that children need to know from where is their food coming, and that is where they make healthy choices. जैसे आपको अगर बच्चे को वेजिटेबल्स खाने में असिस्ट करना है, so let them be a part of the process. So this पालक, हम पालक को ऐसे काटेंगे, आप कट करके डालो, चलो हम सब्जी बनाएंगे. Most children don't go in the kitchen. Why? Because it's not their job. It's nothing like that. There are countries which have educational systems focusing on children making their own meals. Yeah. I think Japan is. Yes, so they do have, and I think we need to assimilate those things. Now, ऐसे नहीं कि हमारे यहाँ पे नहीं होता था. पहले बच्चों को ये सब पता होता था because they would be outside. Villages में ये सब चीजें आजू बाजू अवेलेबल होती थी. जैसे आपका खुद का खेत था, तो आपको पता था कि ये this is how cauliflower grows, this is how cabbage grows, ये मिर्ची का झाड़ है. Today kids do not know, and they find it so fascinating. Children will enjoy eating more because they need to feel that food. इसलिए हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप बच्चों को खिलाइए मत, क्योंकि उनको नहीं मालूम है उनके मुंह में क्या जा रहा है. So if you really want to know, you ask a child, what did you eat for lunch today? So they've really found out what is there. They will be able to tell you that, you know, this is a dal which was brown in color. So what dal was it? That they need to know. That's very important. And that is real education. It's not related to academics alone. Yeah. And, you know, are you saying that जैसे मैंने स्क्रीन पूछा, शुगर पूछा, so जो ये environmental factors हैं, so they are not the reason of developmental delay? They can accelerate it? Yes, they can. So delay has got nothing to do with the external factors, especially these like screens, or yes, they do impact the child's learning, because children will be glued to the television. They're not going to do anything else. They're only going to sit down. It's going to start affecting their body. If you're going to have too much of sugar intake, the first challenge will be dehydration. Sugar takes out water from your body. So it's actually sucking out water. So the child is dehydrated. The child cannot think. So then you will see irritability, behavior issues, and that is why it is attributed. So होता कैसा है, आप sugar खाते हो, you're going to get a spike, and you will be very energetic. The moment the spike is down, you feel the need to eat again. So it's an addiction technically. However, they are not the cause of developmental delay. Developmental delay has to have something which is it is called pre, peri and post. Pre मतलब birth के पहले हो सकता है. जैसे the mother had any infections, or there was any trauma during pregnancy. The mother maybe had a fall because of which there was injury to the brain. The mother had taken any medications, or it could be any injections unknowingly, या कोई medical issues हुए हों जिसका impact baby पे हुआ, कोई testing हुआ जिसका radiation exposure हुआ baby को, या ऐसे कुछ. So those can be related before the delivery, that is in the pregnancy. Peri means at birth. So maybe during birth the baby was not able to breathe. There was a problem with the medical procedure, जैसे either a cesarean section or during the normal delivery, there was a cord around the neck, or the baby got stuck in between. It could be multiple things. जैसे fluid कम हो गया. The mother may have had a blood pressure issue, low blood pressure or high blood pressure. It could also be gestational diabetes, जिसे कहते हैं कि सिर्फ pregnancy में होता है.
So some of these factors may contribute to any kind of an injury or a developmental challenge may contribute. We do not always know. We cannot pinpoint to one thing alone. And after birth. So after birth could also be injury after the baby was born. It could be that the baby has not received the proper nutrition. काफी बार ऐसे होता है babies do not feed, so nutritional impairments होते हैं, लैचिंग नहीं होता है ब्रेस्ट को, या फिर जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो इनअप्रोप्रिएट होता है फीड्स के लिए, सो देन न्यूट्रिशन गेट्स कॉम्प्रोमाइज. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास क्या है. काफी बार लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में बेबीज मे नॉट सर्वाइव बिकॉज द मदर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन टू हरसेल्फ, सो हाउ विल शी प्रोवाइड टू द बेबी. So there are these multiple factors which contribute to delays. There is another factor which is called as deprivation. मतलब the baby has not been given that stimulation. उसको सिर्फ दूध पिलाते हैं, सुला देते हैं, नहला देते हैं, बस उतना ही. बच्चे के साथ कोई बात नहीं करते हैं. So generally in adoption centers, this is majorly because there are so many babies and there are very few people. So these babies may have sensory deprivation. It can happen even in homes. जहाँ पे the child is constantly glued to screens, tabs, because people are working, they do not have time to spend with the baby. So that deprivation also causes a lag. There can also be neglect. बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं किसी ने दिया है. The child is there, so it is developing through the environmental understanding. So that is something. These are the factors which are the commonest causes. So if we are saying that the external factors, yes, so there is a theory called nature versus nurture. So naturally जो develop हो रहा है, like some children are very brilliant, that has come up naturally when the baby has developed. But there is something also which is called nurture. So this is a very classical example which I'd like to quote. Judith Polgar, who's the chess genius, her father had decided that I'm going to educate all my daughters in chess. I mean, they will learn chess and they will be very good at it. So he had a very focused approach where they received vigorous training. And yes, that did show. So when a baby or a young child has learned a skill very consistently, they are going to excel at it. So that is where the nurture part comes. So it is both. Many times the nurture part really helps. So some children might not be very naturally having a flair for something. I do not want to use the word intelligent because intelligence is very fluid. There are different types of intelligence. So जरूरी नहीं है कि IQ test पे जो intelligence आता है वही होता है. So how you are nurturing the child, how are you tapping on their skills is very important. So you need to give a holistic perspective. सिर्फ sports पे नहीं, सिर्फ academics पे नहीं. ऐसे नहीं है कि master jack of all trades and master of none भी बनना है. But the thing is that what are we wanting our kids to be? We want our kids to be able to manage themselves independently, be empathetic, learn to understand how to live in a world where you can be happy. Just simply being happy itself is not easy. That is a big challenge. So this, as parents, we need to know that what is the right amount of stimulation which you are providing for your child. So everything has to have a boundary. You can't have too less, you can't have too more. Too much kinds. And you know, आपने जब इंटरवेंशन का बात किया था कि इंटरवेंशन होता है, तो इंटरवेंशन में एग्जैक्टली ब्रेन में क्या होता है? इज इट लाइक न्यू न्यूरल pathways that are formed? Yes, so because the major focus is through play based tasks. So it could be activities, it could be strength training. आप ब्रेन को रीवायर कर रहे हो and you are focusing on making the child think. For example, if a child has to walk on his hands, like animal walks जिसे हम कहते हैं, which is also a part of exercise training. So how am I going to put my hands? So that is why in milestone development, crawling is a very important feature. Right hand goes with left leg, left hand goes with right leg, but that naturally comes in babies. So that is natural development. So when we talk about natural development, you have to mimic it for children with specific needs. So अगर क्रॉलिंग नहीं सीखा है तो क्रॉलिंग सिखाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्रॉलिंग नहीं कर सकते आप ये कैसे करोगे? So when you run, it's going to be a movement. Like when you cycle, you have different movements done by both sides of the body. So one is the right side and one is the left side. So how do you coordinate the movement? So most of these children who don't crawl will have coordination issues. मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सर्कल बनाना है दोनों फिंगर्स के साथ at the same time,
आइदर आप ऐसे बनाओगे या फिर आप ऐसे बनाओगे. करेक्ट. बट सर्कल इज इजी, इट्स अ सिंपल वन. सो व्हेन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन, तो आपने जब भी 3 इडियट्स में देखा होगा, ही इज राइटिंग विद बोथ हैंड्स. दैट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्किल. Why do we want children to do it? It is your choice. अगर आपको लगता है that this child is going to achieve this skill, harness it. पर ये कंपल्शन नहीं होता कि हर चीज के लिए हर बच्चे को ये चीजें आनी चाहिए. So intervention specifically focuses for each child to develop his functional levels so that he or she can manage independently in the environment. इस बच्चे को दूसरों की हमेशा जरूरत नहीं लगेगी. जैसे कपड़े पहनने में, या जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेजर फोकस होता है कि डेली लिविंग एक्टिविटीज में बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहिए. सो डेली लिविंग में भी 2 पार्ट्स होते हैं. एक जैसे आपका खाना, ब्रशिंग, हैविंग अ बाथ, ड्रेसिंग, वेयरिंग क्लोथ्स, गोइंग आउट, कोम्बिंग हेयर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हर दिन के लिए. बट एट द सेम टाइम एज अ चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग ओल्डर, दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय बिलोंगिंग्स. आई हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी. मुझे घर के बाहर जाना है तो किस तरीके से जाना है. Can I use the lift or should I go by the stairs? Should I go near the fire or no? What is money? बीमार है बच्चा तो how is the compliance with taking medications and so on. So these are daily living activities which children have to be independent in. But most children with any kind of a delay may not be independent in these things. So therapy interventions focus on developing their functional daily living skills. And then you move on to the pre-academic tasks and not the other way around. क्योंकि अगर मुझे खड़े रह के ट्राउजर्स पहनने हैं तो मुझे एक पैर ऊपर लेना ही पड़ेगा. मैं बैठ के कर सकती हूँ, लेकिन बैठने पे मेरी ट्राउजर पूरी ऊपर नहीं जाएगी until unless I move my lower body. My buttock region has to move to wear the trousers. So for that you need balance. So that is where the OT is going to help the child to improve the balance कि आप एक जगह पे खड़े रह के ट्राउजर पहन सकते हो. Wearing shoes. So आजकल कैसा होता है, everything is a compensatory approach. स्कूल्स में टी शर्ट्स होते हैं, शर्ट्स नहीं होते तो बटन लगाने की जरूरत नहीं है. वेलक्रो शूज होते हैं तो लेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती. करेक्ट. सो दीज अप्रोचेस आर गोइंग टू बी डेट्रीमेंटल आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. यू डोंट हैव टू राइट इन स्कूल्स, यू नो, इट्स स्क्रीन्स आर देयर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ टिक करो. बच्चे लिखते नहीं है. सो काफी बार ये हमको बताया जाता था कि हाँ मैम वैसे भी क्या है, आगे जाके कहाँ लिखना है. नहीं, लिखना है, क्योंकि आपको पासपोर्ट का फॉर्म भरे, आप ऑनलाइन भरो, सिग्नेचर तो करना पड़ेगा ना कहीं पे. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बनाने के लिए आपको फिजिकली तो कहीं पे साइन करना होगा. जो चीजें एग्जाम के फॉर्म्स, सब फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकली आप नहीं भर सकते. चेकबुक्स आप प्री साइन रख सकते हो. तो सिंपल थिंग लाइक हाउ टू फिल अ चेकबुक. मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू फिल अ चेकबुक, एंड आई मीन अडल्ट्स, फॉरगेट चिल्ड्रन. व्हाट टू राइट वेयर, how to write the digits in that box is not easy. You should know. अगर आपने first 1,50,000 लिखना है, 1 के आगे आपने थोड़ी जगह छोड़ दी ना, तो आप कोई भी डिजिट डाल सकते हो. करेक्ट. So that financial literacy is also important for children at a young age. What should I do? How do I save my money? How do I earn money? This is something what children need in schools today. And not, so most of the times parents will come, हाँ ABCD तो बहुत अच्छा आता है. ABCD is not an identifier of whether, it is only letters. And if you want a child to read, he doesn't need to know ABCD, because reading is not only letters, it is pictorial reading. आप जब भी word introduction आता है तो आप वो word एक image की तरह store करते हो brain में. So भले आपको letters ना आए. So in foreign languages, when you go on websites, today because of global education, you have access to all the websites in the world. You can manage to access a website by simply knowing what is where. This is how I access websites. Polish होंगी, Russian होंगी, क्योंकि educational information is varied everywhere in the world. But a website's basic format remains the same. So I know this is going to be the menu, which is a flow down menu. These are the 3 bars. Something will come. The words look somewhat similar only. Contact us, download are similar. For that you don't need the letters. You need only the format to remember. So modern education is about identifying how independent children are. How do they care about the environment? See, this is not philosophical. It looks, this is like, finally exams ही crack करने, नहीं.
It is like you crack IIT JEE and then you become a big entrepreneur and then you come back to the country and start farming. So finally it goes down to where you came from. Why? Because if you do not respect the concept of resources, how do you expect children to ensure that they will survive to take care of these resources? So that is what interventions focus on primarily. And जैसे intervention अगर एक बार किया है and you know पूरा 3 months 6 months whatever period के लिए किया है, so is it a lifelong skill for the child or is it like they might need it again? So what happens is we educate parents primarily on the fact कि जो सेशंस में हम करवाते हैं गोल्स फोकस्ड लर्निंग वो घर पे भी प्रैक्टिस होना चाहिए इन रियल लाइफ सिचुएशंस. Okay. So we focus on what is called as transitional learning. मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांजिशन हो रहा है. First. Second will be the learning has to be generalized. कि अगर मुझे आज नोट्स का कॉन्सेप्ट पता है, दिस इज अ 50 रुपी नोट और 100 रुपी नोट, आई शुड बी एबल टू अप्लाई इट इन रियल लाइफ कि ये 50 रुपीज की नोट है, तो अगर मुझे 30 रुपीज की चीज खरीदे तो मुझे 50 की नोट देनी है. सो जनरलाइजेशन स्किल्स आर ऑल्सो taught in terms of you don't want to use the word teach because everything can't be taught technically. Some things will naturally come from within. So you need to provide an opportunity for the children कि ये चीजें वो इम्प्लीमेंट कर सके जो उन्होंने सीखा है. सो फॉर दैट यू नीड टू एम्पावर द पेरेंट्स कि हर चीज जो इंटरवेंशंस में होती है वो सेंटर या क्लिनिक में रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, वो घर पे भी अप्लाई करना जरूरी है. देन यू हैव टू अप्लाई इन स्कूल रिलेटेड टास्क्स आल्सो, in play-based environments also. So we ensure that the child doesn't come back again. Yes, children do come back later for concerns, but when will they come for concerns? When the level of learning has gone to a much higher level, पर वहाँ पे demands अलग होते हैं, so which the child may not cope up. So most of the times what happens is most children with any kind of a developmental delay have a lag in the social and emotional skills, because that is the last set of skills which keeps on developing till children are about 20-25. So the challenges will start cropping up when they're about 13 or 14, the adolescent, pre-teens, teens and adolescent age. And then they keep on reducing, but yes, they might need support, especially when they are in an environment where it is a work environment, where they need to be a part of a group. There is a team building kind of an activity. That is where the social interaction is very important. Or you need to interact with people every day. Or you are in a job where you need to identify the emotional level of the employees. How emotionally fragile is the situation? Can you manage your emotions? So in such a situation, individuals with challenges may face concerns in identifying. So that is where interventions need to be tapped on social and emotional skills right from the beginning. Not the other way around. Gross skills, fine skills, cognitive skills will come up in some or the other way, and you have a standby or a backup option somewhere. For example, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आते हैं, आप कैलकुलेटर यूज करते हो, लेकिन आप इमोशंस ही नहीं समझ पा रहे, यू कांट टेक अ machine which will identify what is the emotion on that person's face. That you have to figure it out. What is he thinking about me? What did he say when he spoke? Because that drives most of the individuals to a stressful situation. So they feel really anxious about it. So anxious means, I'm not saying anxiety, it's anxious. They feel something is not right and it keeps on bothering them. So that is disturbing for them. So that is why I focus more on social and emotional learning. That's very important. How do children feel? How was their day in school today? Did they feel nice? Did they share their food with someone? These are the kind of questions which I want parents to ask. Not like, आज आपका दिन कैसा था? You cannot summarize your whole day in one sentence. And some children are very descriptive. They'll tell you something from start to finish. Like my daughter loves to enact the whole day, right from start to finish. So she's a very expressive kind of a person, but not all children will be. That doesn't mean that they're not, they're introverts. Many times it is everybody's personality. Some children are by themselves. They're okay. नहीं, मुझे नहीं बताना है. That's fine, and we need to respect that. But you should be in a relationship with your child, that your child should always know that there is somebody holding my back. They need to come and express it, because that is where mental health in young children gets affected. So if somebody has tried to bully, you need to immediately come and report back, because there has to be someone who needs to fight back.
So most of the times when someone is bullied, it is not only the person whose bullying has suffered or the person who was bullied has suffered. Both have suffered equally. The one who has suffered has already seen, but जो bully कर रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा assistance चाहिए because he has also come from somewhere. Correct. Which has made him do that particular act. So that is why social and emotional skills are not tremendously focused on in young children. And that is why mental health concerns are increasing day by day. So that we need to really harp on. And you know, somewhere I read that swimming is a very good activity for children with developmental delays. So is that true? So the best thing about swimming is you're carefree. You do not have really a lot of set of rules to follow, because especially when you introduce children to swimming. But you also need to know that some children may not be comfortable with the feel of water. So if as a child he or she enjoys swimming, it's a very nice activity because you are in a naturalistic environment. One. Secondly, there is no challenge to perform because you're not immediately competing with someone. You're still in that process of learning. It's a very relaxing activity because water itself is relaxing, especially in a pool. So yes, it's definitely a good activity, but you also need to understand that children with specific delays may take time in processing the task. So once that time is given, it's definitely a good choice. So if you have provisions or resources around you, swimming is a good option. So it does help. It definitely helps, especially for children with neurological concerns like having tonal issues, जिनको cerebral palsy होता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है. So there are actually centers which use aqua-based therapy services to improve the tone and the functional mobility of children because resistance नहीं आता है. So it's the muscles can be relaxed very easily. So it's a very relaxing thing for children. So reduces the amount of stressful responses. But you need to see some children may not be comfortable. They don't like the touch of water. They don't like the head going down in the water. So that has to be taken into consideration, and then you can progress. Overall, it's a very good activity. And you know, somewhere in our conversation, you mentioned about gut health issues that come with developmental delays. So how is gut health related to, you know, all these developmental delays? So a simple thing, when we have a stomach upset, where do we focus on? Wait. I would focus on going to the washroom. Nobody Yeah. comes in my way. Correct. The reason for that is that gut health is something which has always been neglected, especially with the influx of packaged and processed foods. When we had homemade food, we never had these issues, bloating or difficulty with passing stools, which cause constipation. The more spices added, the more difficult it becomes. So that is why we say that children should have less spices, because once the gut health is compromised. So what is gut health basically? The kind of positive organisms. So positive in what aspect? Organisms which are good for the gut, which help maintain the natural environment of the gut. That is the pH level. So pH is a measure of what kind of foods do you eat. So any fermented foods like dahi or even chas or idli, dosa, those are going to enable children to develop a good gut health primarily. So not just fermented foods alone, but yes, good bacteria in the gut help children to develop a good pH. And that will help proper passing of stools and proper digestion of food also. So if you have foods which are very holistic in nature, vegetables, fruits, everything has a time. You cannot have fruits after the meal. So you want to eat vegetables, you need to have these portions. Some vegetables are extremely good, like if you give dudhi, it is a very light in terms of it's very nutritious, doesn't create a stressful response in the body. If you're going to have foods which are like very spicy, fried at night, is definitely going to cause a challenge. So why gut health in children gets compromised is because the moment you shift from homemade food to outside food, the chemicals, the colors, the dyes interfere with the normal flora of the gut. And because they interfere, they're going to cause constipation,
diarrhea at times, predisposition towards infections. Because if your gut, according to our ancient medicine, which was practiced in India, if your body itself is not able to heal it, then how does it fight infections? So many times it is seen that children who do not have a very good gut are very prone to cold and cough. So many times pediatricians say, what kind of food do you eat? What kind of things does a child have? Is there a lot of packaged food? Are they having fruit juices, canned juices, or cold drinks for that matter? Because there is no regulation happening. Children are given anything, and it's pretty okay because we had it as kids, so why not? But if you see things which are detrimental are like biscuits, extremely inappropriate. Bread, you could have a roti given, egg if you're a non-vegetarian. You could have paneer, but in limited quantities because preferably made at home. Homemade paneer is definitely better because there's a lot of adulteration outside. So what kind of foods you give to your child? So cheese is not bad, okay, but if you want to have cheese which is had with a lot of salt put in, it's definitely not going to be good for children. So which foods are given are also important. And you will notice as a parent that the moment there is outside food given, any food which has color, like for example, you have a tandoori dish, there's so much of color in it. And the next day the child's stomach gets upset. That is why they will say, oh I'm having pain. And children are very specific when it comes to any abdominal pain. So if you notice that anything which has color in it can upset the normal flora. So that is where the gut health impacts attention, ability to maintain a good sleep, irritability is increased, and that is why we focus so much on gut health. So you cannot have children, munching all day long. They need a break in between. They need to eat. So another concept is milk. Milk is very important, not always necessary. How much of milk you can have is also important because as children grow older, they don't need milk. They can have household food items, which will give milk gives us calcium. It is good for bones. It's not always true. There are other food items also which give you, because how much of hormones are being injected in that milk which comes in your house, we do not know. So that can also be an endocrine disruptor. So endocrine disruptors are anything which affect your hormonal environment, and especially with younger children. So if you're going to have perfumes, makeups, and that's a very big raging controversy that young girls are getting inspired, with the cultures where it is you need to do makeup, you need to have fancy nails and things like that because adults are doing it. So why will children not do it? Yes, but all these, even your shower gels which children use, powders, food items, materials, like what kind of plastic water bottles are they taking, also impacts. Hair oils, perfumes, whatever are being used. So all these things impact. These materials do have some amount of endocrine disruptors, and that will start affecting. And that is why the menstrual age is also reduced in our country. Girls are getting their first period at a much earlier age. We do not want to blame anybody else, but it is the environment and the lifestyle. What kind are they being subjected to? Young children, young girls especially, should not be allowed to use products which are going to be disrupting their endocrine system. That's very important. And there has to be a ban on this because the quality of chemicals, even whatever makeup we are using, we don't know. Correct. What are the products? Now we are very vigilant. Initially nobody knew what are sulfates and phosphates. So that is why those concept of BPA free bottles came. But we really don't know how much of it is true. So it's good to stick to the same old, stainless steel, glass, the better. Interesting. Yeah, I mean, we've covered a lot in our conversation, and it actually gave me a lot of clarity in terms of what OT is, what developmental delays is, what are the factors that cause developmental delays, what are factors which do not lead to it but can accelerate the delays. Yeah, it was an amazing conversation, Dr. Namita. Thank you for being on the show. Thank you so much for inviting me. It was very nice to discuss and share and also get insights, about how you all perceive our side of the story. So that's great to know. Thank you so much. Thank you.